हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम जो एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं और इसमें मैं आपको नीट और एम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं क्योंकि सिलेबस एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो आपको 12th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में मैंने बहुत सारे लेक्चर अप टू 15 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं अब तक जो है, और इसमें हम जो लास्ट में जो कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन की डिफरेंट थ्योरी है कि कैसे डिफरेंट लाइफ फार्म इवाल्व हुए हैं। लाइफ फार्म का मतलब स्पीसीज, कैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हुई है, कैसे लाइफ फार्म आए हैं, उनके लिए जो डिफरेंट थ्योरी दी गई थी उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे। इस सीक्वेंस में मैंने आपको लैमार्क की थ्योरी और उसके इम्पोर्टेंस को समझाया, डार्विन की थ्योरी और उसके इम्पोर्टेंस को समझाया। मैंने आपको लैमार्क की थ्योरी में जो ड्रॉबैक थे वो भी बताई, डार्विन की थ्योरी में जो ड्रॉबैक थे उसको भी बताया। तो लास्ट में हम यहाँ तक पहुँचे थे। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास 3 थ्योरी हैं। जो तीसरी है, जो थर्ड वन है, वो है म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डीब्रिज की म्यूटेशन थ्योरी। तो बेसिकली हम जो है आज म्यूटेशन थ्योरी को देखेंगे और फिर तीनों थ्योरी को कंपेयर करेंगे कि लैमार्क की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी, इसमें क्या फ़र्क था, ये क्या उनमें एडवांटेज डिसएडवांटेज थे, और लास्ट में हम जो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप जो है इस चैनल पे नए हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजेबल लगता है, अगर ये आपको रेलिवेंट लगता है, नीट वो लगता क्या है, वो रेलिवेंट तो है ही, एब्सोल्युटली 100% रेलिवेंट है नीट और एम्स के प्रिपरेशन में। अगर आप चाहते हैं कि आपको मोटिवेशनल और प्रोफेशनल गाइडेंस मिले, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जब आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आप इसे दूसरों तक भी इसे पहुंचाइए, इसे शेयर करिए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि ये इजीली अवेलेबल हो हर किसी को जो जिसको इस टाइप के कंटेंट की रिक्वायरमेंट हो। जो भी आपके जान पहचान में अगर आप खुद नहीं देखते हैं तो कोई जो आपके रिकमेंडेड कोई डियर वन है, कोई भी, वो आप उसको जो है रिकमेंड कर सकते हैं, ये उसके शायद काम आएगी। आप दूसरों को जो है एडवाइस कर सकते हैं कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो यहाँ आप जा सकते हैं। तो अभी फ्रेंड हम जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि हमने जो है डार्विन की थ्योरी को देखा था और हमने लैमार्क की थ्योरी को देखा था, ठीक है। तो लास्ट में जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस कर रहा था, मैंने बोर्ड को रब नहीं किया है, वो भी पड़ा हुआ है। मैं इसे एक बार फ्रेश सभी बनाऊंगा, बट एक बार मेन चीज़ों को आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं। चलिए मैं फ्रेश ही बनाता हूँ। देखिए, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें जैसे जो अब तक हमारा डिस्कशन है, इसमें जैसे एक तो लैमार्क की थ्योरी है। लैमार्क जो कि फ्रेंच फिलोसोफर थे, इनका है जो थ्योरी है वो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और इसमें ये माना गया है कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, जिससे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और ये जो चीज़ है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इस चीज़ का इनहेरिटेंस होता है और ये प्रमोट करती है न्यू स्पीसीज फार्म को।
ठीक है, ये प्रमोट करती है न्यू स्पीसीज फार्म को। नेक्स्ट वन आपको मैं बताऊं, इनका जो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इस एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में हमें पता लगा कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है ये सोमैटिक कैरेक्टर है और ये नॉन इनहेरिटेबल है। इसका इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा जो है मिस्टेक था। दूसरा जो मिस्टेक था कि एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है और एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से ये एक्वायर्ड कैरेक्टर डेवलप होते हैं। इसमें ये बोला गया कि एनवायरनमेंट का जब इफ़ेक्ट होता है तब ये ऑर्गन का यूज और डिसयूज बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्वायर्ड कैरेक्टर डेवलप होते हैं जिनका इनहेरिटेंस से नई स्पीसीज बनती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है ये प्रूफ नहीं किया जा सका। देखो फ्रेंड, ये थ्योरी डिफरेंट जो है टाइम पीरियड में प्रपोज की गई है। जैसे जब ये थ्योरी दी गई तो उस समय का जो साइंटिफिक नॉलेज था, इनहेरिटेंस को बेटर हम समझते नहीं थे। लेकिन बाद में जैसा आपको बताया मैंने, जो आपने मेंडल की थ्योरी पढ़ी है इनहेरिटेंस में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, तो आपको पता है कि मेंडल ने इस बात पे वर्क किया था कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेंस होता है, उनके इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। कुछ मेंडल के बाद भी काम हुआ, जैसे आपको बताया था पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। मैंने उस टॉपिक में आपको समझाया था कि मेंडल के बाद पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में कुछ चीज़ें निकल के आईं, जिसमें डिफरेंट एलील का जो नेचर है, जैसे कि लिंकेज के बारे में पता लगा, जैसे कि हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में पता लगा। तो एक नई फील्ड ही डेवलप हो गई जिसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं। अभी हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया डार्विन की थ्योरी। अब डार्विन ने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। डार्विन की थ्योरी क्या थी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी, ठीक है। अब डार्विन के थ्योरी में क्या था कि देखो, डार्विन की थ्योरी इस तरीके से थी कि ये स्मॉल और से इसे मेंशन किया जाता है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा होती है, बट जो रिसोर्स होते हैं ये रिसोर्स फिक्स अमाउंट में होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन एक स्टेबल बनी रहती है। पॉपुलेशन ऐसा नहीं होता कि इस कैपेसिटी की वजह से वो बढ़ती रहे, अनकंट्रोल होती रहे। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि एक्चुअल में इसकी वजह से कंपटीशंस जो कंपटीशंस हैं वो इसको कंट्रोल रखते हैं। कंपटीशंस में हेल्प करती है वेरिएशन। वो वेरिएशन बेसिकली डार्विन इसको बोलते थे यूजफुल वेरिएशन। जो वेरिएशन जो है कंपटीशन में इसे हेल्पफुल करती है, इसका नेचुरल सिलेक्शन होता है। ये वेरिएशन इनहेरिटेबल होती है। अब यहाँ पे डार्विन जिस वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, यूजफुल वेरिएशन, इसके बारे में बता दूं कि इसको इन्होंने बोला था ये कॉन्टिन्यूअस नेचर की हैं और डायरेक्शनल हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं और ग्रेजुअल हैं और साथ में डायरेक्शनल हैं। इनकी डायरेक्शन भी हम जान सकते हैं, ये डायरेक्शनल नेचर की हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फिर जब इसका नेचुरल सिलेक्शन होता है तो न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है, नई स्पीसीज बनती है, ठीक है। अब मैं इसी के सीक्वेंस में आपको थर्ड वन यानी कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ जो आपका तीसरा जो है
यानी कि ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी। देखिए, अब ह्यूगो डिवरीज ने इसकी थ्योरी को हम बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, तो ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी में क्या था कि जैसे डार्विन ने एवोल्यूशन के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल बताया था वो वेरिएशन, जो वेरिएशन यूजफुल हो उन वेरिएशन का नेचुरल इनहेरिटेंस होता है, उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है और उससे नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ह्यूगो डिवरीज ने बताया कि एक्चुअल में इसके थ्रू नहीं होता है, बल्कि इन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन की कैपेसिटी है। मेन बात ये थी कि इनको जेनेटिक्स के बारे में पता था, ये रीडिस्कवरर थे किस चीज़ के, मेंडेलियन जेनेटिक्स के। तो इनको म्यूटेशन का आइडिया था, तो इन्होंने जेनेटिक्स को बेस माना और बताया कि एक्चुअल में म्यूटेशन जैसी इवेंट होती है, जिसको इन्होंने सॉल्टेशन भी नाम दिया था। सॉल्टेशन हम सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस को बोलते हैं। इसके थ्रू जो है न्यू वेरिएशन इंट्रोड्यूस होती है, जिसको जब डार्विन को हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ये डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का नेचुरल सिलेक्शन होता है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा सूटेबल होती है और इसकी वजह से न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसकी वजह से न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में ये बात कर रहे थे। देखो, मैं फिर से बताता हूँ कि जो इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल में जेनेटिक्स बेसिस पे इसमें म्यूटेशन होते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल में, और जो कोई बड़ा म्यूटेशन होता है, सॉल्टेशन होता है, उससे एक नई वैरायटीज का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का मतलब होता है कि इसे आप जो है ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका हमें आइडिया नहीं है कि ये वेरिएशन किधर जाने वाला। जैसे डार्विन की जो वेरिएशन है ना, जब इसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये एक बेल शेप कर्व मिलता है, जिसमें एक पॉइंट को इसका मैक्सिमा बोलते हैं, दूसरे पॉइंट को इसका मिनिमा बोलते हैं, और ये इसकी मीन वैल्यू है। तो मीन वैल्यू को दोनों तरफ ये जो है फ्लक्चुएट होती है, ये जो वेरिएशन है। ठीक है, और डार्विन ने इन्हीं वेरिएशन को ग्रेजुअल बताया था अपने ऑब्जर्वेशन में, और इनको सोर्स बनाया था कि ये वेरिएशन ही एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल हैं नेचुरल सिलेक्शन के लिए और न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन गड़बड़ी क्या थी उनसे कि सोर्स नहीं बता पाए कि ये वेरिएशन आती कैसे हैं। वो मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी तीनों का फ्रेमवर्क खड़ा कर दूं, ताकि आप जो है तीनों को कंपेयर कर पाओ, तब आप समझो कि चेंज क्या हो रहा है। जो तीनों लोग बात कर रहे हैं उसमें चेंज क्या हो रहा है, एक के बाद दूसरे की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और क्यों ह्यूगो डिवरीज भी फेल हो जाते हैं, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से, और फिर हमें एक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम वहाँ तक चलेंगे, इस वजह से मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। देखो, जैसे कि म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन में बेसिकली ये सॉल्टेशन को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जिससे नई वेरिएटी, और डिसकॉन्टिन्यूअस म्यूटेशन होता है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, अनकॉन्सीवेबल डायरेक्शन में ये हो सकता है, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, और इनका नेचुरल सिलेक्शन होता है और इससे नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों में बेसिक फ़र्क ये हो गया कि डार्विन के हिसाब से स्पीशीज का फॉर्मेशन बहुत ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है।
ठीक है। इसके हिसाब से स्पीसीज का फॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, जबकि यहाँ पे एक सिंगल स्टेप में एक झटके में हो जाता है, यानी इंस्टेंट जो है स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। आज कोई स्पीसीज नहीं थी और अगले ही पल जो है अगले ही एक आध साल में एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी इन्होंने बताया कि म्यूटेशन के थ्रू स्पीसीज का फॉर्मेशन इंस्टेंटेनियस है, न कि ग्रेजुअल है, जबकि डार्विन उसको ग्रेजुअल बोल रहे थे। वजह क्या थी? डार्विन जिस चीज का नेचुरल सिलेक्शन करवा रहे थे वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन थी, वो पॉपुलेशन में पहले से होती थी। जैसे मान लीजिए, इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे आप हाइट को ले लीजिए, ह्यूमन में हाइट को ले लीजिए, तो इसमें देखिए जैसे ह्यूमन की एक मैक्सिमम हाइट है 6 फीट और मिनिमम हाइट है 5 फीट। तो कोई पॉपुलेशन में 5 फीट से 6 फीट के बीच में एक ग्रेजुअल फ्लक्चुएशन होता है, इस चीज़ को हम मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं। और डार्विन बोल रहे थे कि इसमें से किसी एक का जो है नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, जिससे जो है नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो डार्विन का जो रॉ मटेरियल है जिसको वो नेचुरल सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बताते हैं, एक्चुअल में देखो यहाँ बात क्या हो रही है कि डार्विन की थ्योरी के हिसाब से क्या बातें हो रही है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब ये होता है, इसे जिसे मैंने आर से दिखाया है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब ये है कि जो सरवाइव करेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा, जो कंपटीशन में सरवाइव करेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा। तो कौन कंपटीशन में सरवाइव करेगा? जिसके पास वो वेरिएशन है जो यूजफुल है। एक्चुअल में डार्विन कुछ इस तरीके से बात करते हैं कि वेरिएशन पहले से होती है, लेकिन वेरिएशन ऑपरेशनल तब होती है। ऑपरेशनल मतलब उसका रोल तब निकल के आता है जब यहाँ कंपटीशन स्टार्ट होता है, और कंपटीशन होना ही स्टार्ट है क्योंकि रिसोर्स फिक्स हैं और पॉपुलेशन में अपने इंक्रीमेंट की एक नेचुरल टेंडेंसी है, एक एनॉर्मस कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसकी वजह से हर ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम नंबर में रिप्रोड्यूस करता है। तो रिसोर्स कम पड़ने ही पड़ने हैं। जब रिसोर्स कम होंगे तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में फिर जो चीज़ हेल्प करेगी वो हेल्प करेगी क्या? जो वेरिएशन है, और वेरिएशन पॉपुलेशन में पहले से है, ये बात ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। लैमार्क बोल रहे थे कि वेरिएशन जो आ रही थी ना, ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर की जो वेरिएशन आ रही थी, इन वेरिएशन का असर तब आ रहा था जब एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ रहा था, यानी जब एनवायरनमेंट ने असर डाला तब वेरिएशन आया। और डार्विन के हिसाब से वेरिएशन इनबिल्ड फीचर है, पॉपुलेशन में पहले से होता है, कंपटीशन से सिर्फ उसका नेचुरल सिलेक्शन होता है। मेरी बात समझ रहे हो? कंपटीशन जो है नेचुरल सिलेक्शन जो है वो वेरिएशन को ऑपरेट कर देता, ऑपरेशनल कर देता है कि अब तुम काम पे लग जाओ। इस बात को समझने के लिए ना मैं आपको एक एलेगरी से समझाता हूँ, एक आपको एनालॉजी से समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ना कि क्या मतलब होता है वेरिएशन का और क्या मतलब होता है उसके ऑपरेशनल होने का, ये बात आपको मैं समझाऊं, तभी आप बात को समझ पाएंगे। जैसे आप इस तरीके से देखिए कि एक जो है फैमिली है, उसमें जो है उनके 4 बच्चे हैं, ठीक है, एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं। तो आप देखते हैं ना कि जब भी बच्चे होते हैं तो आपके जो सिबलिंग हैं, जो भाई बहन हैं, वो एक जैसे नहीं होते। कोई जीरोक्स कॉपी नहीं है कि एक ही मशीन से सब निकले हैं, फोटो स्टेट से सब एक जैसे हों। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। तो आपने मेंडल की थ्योरी पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि सब जो है सब में क्या हुआ होगा, रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, तो सब में कुछ ना कुछ इनबिल्ड वेरिएशन आएगी। जेनेटिक्स पढ़ने का यह फायदा है कि आप समझते हैं कि आप लोग एक ही पेरेंट्स के
ऑफ स्प्रिंग होने के बावजूद भी आप लोगों में क्यों वेरिएशन है? ठीक है, इसका आंसर है ना आज आपके पास। आपने पढ़ा था ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर, वो आप में वेरिएशन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब देखो जैसे जो वेरिएशन है उनके मान लो चारों लड़के ही हैं। ठीक है, एक जैसा हम लेते हैं, या चारों लड़कियां भी रख सकते थे, कोई बात नहीं। चारों मान लो लड़के रख लो, तो हर लड़के का टैलेंट अलग अलग है। ठीक है, जैसे एक लड़का जो नंबर 1 वाला है वो मान लो उसे स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, वो खेलने कूदने में अगर उसे कभी भी उसे जो है ग्राउंड पे भेज देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी बेस्ट होती है। दूसरा जो दूसरे नंबर का लड़का है वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, वो पढ़ने लिखने में बहुत बेस्ट है, वो बहुत अच्छा चीज़ों को समझता है और बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होती है स्कूल में। लेकिन जब उसे ग्राउंड पे भेजा जाता है तो ग्राउंड में वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, खेल में वो हमेशा पीछे रहता है। ठीक है, तीसरा जो लड़का है उसकी जो हॉबी है ना, वो बहुत ज़्यादा, उसकी हॉबी जो है बहुत ज़्यादा म्यूजिक्स में है। तो जब वो कोई म्यूजिक की चीज़ देखता है, जब कोई म्यूजिक का उसे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है या कोई सिंगिंग कंपटीशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो न तो पढ़ाई में अच्छा कर पाता और न ही खेल में अच्छा कर पाता है, जैसे कि वो बाकी दोनों जो है इनके फील्ड में नहीं कर पाते थे। समझे मेरी बात को? और जो लास्ट वन है वो जो है उसका जो इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो फोटोग्राफी जो है बहुत अच्छा करता है, लेकिन बाकी कोई काम उससे नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो चारों बच्चे हैं ये चारों क्या हुए? टैलेंटेड हैं। जैसे कोई ऐसा नहीं है जिसमें टैलेंट नहीं है, हर किसी में टैलेंट है, लेकिन एक का टैलेंट दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे अब फोटोग्राफी वाले को अगर क्रिकेट खिलवाओगे तो वो क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस तो 0 होगी, और क्रिकेट वाले को फोटोग्राफी करवाओगे तो फोटोग्राफी में उसकी 0 होगी। यानी सब अपने एरिया में बेहतर काम करते हैं, और जब उनकी एरिया बदल दी जाती है तो उनका परफॉर्मेंस भी उसी रेशियो में डाउन हो जाता है। यानी हर कोई अपने एक स्पेशल उसका जो वेरिएशन है, इसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। इंडिविजुअल का जो वेरिएशन है वो है उसमें पोटेंशियल कि वो अपने एरिया में अच्छा काम करे। ठीक है, मेरे इस स्टोरी को आप याद रखना, अभी मैं इससे आपको रिलेट करता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज, मैं हूँ